नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस के जीएस प्रश्न के साथ साथ इंग्लिश के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले दिनों में आपको सभी जो है एनालिसिस आपको मिलते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर रात के 9 बजे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन मुझे ज़्यादा नहीं मिला है, सेकंड शिफ्ट में मात्र जो है 12 से 15 ही क्वेश्चन मिला है, फिर भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। और इसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत अच्छे से दिया गया है, जिससे आपके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला संभावना है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगर हर्षवर्धन के पुस्तक के बारे में पूछा जाए तो नागानंद जो है यह हर्षवर्धन की पुस्तक है, इसको याद रख लीजिएगा। एक रत्नावली जो है ये भी जो है हर्षवर्धन की पुस्तक है, ये भी पूछे जाने वाला संभावना है। अगर बात करें बाणभट्ट की पुस्तक के, तो बाणभट्ट की पुस्तक बताइए क्या है? कादम्बरी किसकी पुस्तक है? ये जो है बाणभट्ट की पुस्तक है, इसको याद रख लीजिएगा। और पुस्तक रिलेटेड मैंने स्ट्रैटेजी के में करा दिया, आप जाकर देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इंग्लिश का आया था, सेपरेट का हमें स्पेलिंग एरर दिया गया था। सेपरेट का स्पेलिंग एरर दे दिया गया है, बताना इसमें से स्पेलिंग एरर क्या दिया गया। आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है ई के जगह पर ए होना चाहिए, यानी कि सेपरेट का स्पेलिंग जो होगा SEPARATE जो है ये स्पेलिंग एरर सही होगा। इस प्रकार जो सही होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन जो है, वेट ब्लैंकेट जो है ईडियम दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? रूइन द सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। वेट ब्लैंकेट का ईडियम रूइन द सिचुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छऊ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? छऊ नृत्य जो है बहुत से राज्यों में प्रचलित है। देखिए कौन कौन राज्य हो जाएगा। ये भारत के पूर्वी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में प्रचलित है। यह एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो मार्शल आर्ट, कलाबाजी और रंगीन वेशभूषा के लिए जाना जाता है। और छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा छऊ होता है देख लीजिए। सरायकला छऊ जो है ये झारखंड में प्रचलित है। मयूरभंज छऊ जो है ये ओडिशा में प्रचलित है। जबकि पुरुलिया छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में प्रचलित है। छऊ नृत्य से जुड़ी कुछ और खास बातें जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, छऊ नृत्य में मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मुखौटे कुम्हार की मिट्टी से बनाए जाते हैं और इन पर मलमल की परतें चिपकाया जाता है। छऊ नृत्य में विशाल धमसा ड्रम और 2 ऊर्जावान ढोल वादक होते हैं। छऊ नृत्य में चमकदार शरीर की हलचल को चमक कहा जाता है। छऊ नृत्य में शैव धर्म, शक्तिवाद और वैष्णव धर्म से जुड़े हुए धार्मिक विषयों को भी दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आया था, यूनेस्को में कौन सा शामिल किया गया? इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन आप जो सारे इंपॉर्टेंट यूनेस्को में जितने भी शामिल है वो सारे देख लीजिए एक बार। भारत में टोटल जो है 35 सांस्कृतिक विरासत स्थल देख लीजिए। पहले सबसे पहले आगरा का किला, इसको जो है 1983 में शामिल किया और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अजंता की गुफा कहाँ है? यह महाराष्ट्र में। इसे जो है सॉरी यहाँ पर 1983 हम बोला था, 1983 बिल्कुल सही होगा। उसके बाद एलोरा की गुफाओं को भी 1983 में शामिल किया गया, ये भी महाराष्ट्र में है। ताजमहल को ये भी 1983 में हो जाएगा और ये भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो है 1984 में शामिल किया और ये तमिलनाडु राज्य में है। सूर्य मंदिर कोणार्क को 1984 में शामिल किया और ये जो है उड़ीसा राज्य में है। गोवा के चर्च गेट और कॉन्वेंट को 1984 में शामिल किया और ये गोवा में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसे 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। हम्पी के स्मारक को कर्नाटक में और इसे 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो के स्मारक समूह को इसे भी 1986 में शामिल किया और यह मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में और इसे 1987 में शामिल किया गया था। महान जीवित चोल मंदिर को 1987 में शामिल किया और यह तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद पडक्कल के स्मारक जो है 1987 में शामिल किया, यह जो है कर्नाटक राज्य में है। शांति निकेतन को 2023 में शामिल किया और यह पश्चिम बंगाल में है। सांची में बौद्ध स्मारक जो है 1989 में इसको शामिल किया गया और यह मध्य प्रदेश, सांची का बौद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में है। भारत के पर्वतीय रेल मार्ग को 1999 में शामिल किया और यह पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली को 1993 में शामिल किया और यह दिल्ली में है। कुतुब मीनार के स्मारक को 1993 में शामिल किया और यह भी दिल्ली में है। बोध गया में महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया और यह बिहार में है। भीमबेटका के सलासराय को 2003 में शामिल किया और यह मध्य प्रदेश में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क को 2004 में शामिल किया, यह गुजरात राज्य में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल जाना जाता है, इसको 2004 में शामिल किया, यह महाराष्ट्र में है। लाल किला परिसर जो है ये कहाँ है? दिल्ली में है। 2007 में इसको शामिल किया गया। उसको जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया, यह जयपुर में है।
राजस्थान के पहाड़ी जिलों को 2013 में शामिल किया, यह राजस्थान में है। रानी की वाव को 2014 में शामिल किया, यह गुजरात राज्य में है। नालंदा के पुरातात्विक स्थल नालंदा महावीर को 2016 में शामिल किया, यह बिहार में है। उसके बाद ली कार्बूसियर का वास्तुशिल्प कार्य और आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान था, यह 2016 में शामिल किया, यह चंडीगढ़ में है। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया और यह गुजरात में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको समूह को 2018 में शामिल किया, यह महाराष्ट्र में है। जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया और यह राजस्थान में है। काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि रमप्पा मंदिर को 2021 में शामिल किया और यह तेलंगाना में है। उसके बाद धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल है, इसे जो 2021 में शामिल किया गुजरात राज्य में है। होयसल के पवित्र समूह को 2023 में शामिल किया, यह जो है कर्नाटक में है। और एक जो लास्ट वाला 2024 वाला, इसे जो है अहोम राजवंश के जो कुछ स्मारक है उसको 2024 में शामिल किया है और यह असम राज्य में है। अब प्राकृतिक विरासत स्थल देख लीजिए कौन कौन हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में शामिल किया गया, यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिमी घाट को कब शामिल किया गया? 2012 में, और यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात में सभी राज्यों में है, इसलिए 2012 में इसको शामिल किया गया था। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया, यह उत्तराखंड में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में शामिल किया गया, यह असम राज्य में है। उसके बाद जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में शामिल किया गया, यह हिमाचल प्रदेश में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 में इसको शामिल किया गया, यह राजस्थान में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया और यह असम है। और एक मिश्रित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कंचनजंगा जो सिक्किम में है, उसको भी याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 1991 की जनगणना से जुड़ा कुछ प्रश्न भारत की 1991 की जनगणना से कुछ प्रश्न पूछा गया था, वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता है, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए। यह भारत की आज़ादी के बाद आयोजित 5वीं जनगणना था और इस जनगणना में भारत की आबादी जो है टोटल कितना था? 83,85,83,988 था। मान के चलिए आप इतना ध्यान रख ले, 83,08,85 लाख था, इतना याद रख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इस जनगणना में टोटल 1576 मातृभाषाओं को मान्यता दिया गया था। 22 भाषाओं के मूल वक्ता 10 लाख से ज़्यादा थे। 50 भाषाओं के मूल वक्ता कितना हो जाएगा? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से ज़्यादा थे। और 114 भाषाओं के मूल वक्ता 10,000 से ज़्यादा थे। उसके बाद जो है इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को बदला गया और 7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना गया। इस जनगणना में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वह उग्रवाद चल रहा था। इस जनगणना में असम को भी शामिल नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर जो है अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। इस जनगणना में परागणों की संख्या 1.6 मिलियन था। इस जनगणना में जनगणना केंद्रों की संख्या टोटल 1702 था। एक जो है सरकारी योजना 2001 से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, ये एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आप 2001 वाला जनगणना मैं बता रहा हूँ, आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। इस वक्त जो है सर्व शिक्षा अभियान 86वें संवैधानिक संशोधन 2001 में शुरू किया गया था और इसे 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में शुरू किया गया था। और औसत पूर्व नियोजित विकास दर 6.5% है, लेकिन प्रति विकास दर 5.5% है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब चलिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जो कुछ योजनाएं हैं जो बार बार पूछा जाता है, वो सभी फटाफट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना जो है इंद्रधनुष, यह 15 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। अमृत योजना जो है 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। स्किल इंडिया मिशन जो है 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। भारतमाला परियोजना जो है यह राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, इसे जो 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन जो है 21 फरवरी 2016 को शुरू हुआ था। सेतु भारतम परियोजना रेलवे से संबंधित है, इसे जो है 4 मई 2016 को शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुआ था। उड़ान योजना जो है 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है सौभाग्य योजना, जिसे 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। दीनदयाल स्पर्श योजना यानी स्पर्श जो है 3 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को शुरू हुआ था। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है दिए गए हैं, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके अपने से पढ़ लीजिएगा और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। जिसका मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हूँ उस सभी का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं इसको जूम करके हटा देता हूँ, आप सभी इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा आसानी से, पॉज कर करके बार बार इसको रिवीजन कर लीजिए। इसमें जितने भी सरकारी योजनाएं के रिलेटेड है ये सभी रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी वीडियो को पूरी तरह से पॉज करके आपको जरूर पढ़ना है और इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको सारे जो फैक्ट दिए जाएंगे और सभी पीडीएफ दिया जाएगा। रात के आप 9 बजे जाकर टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना करने का जो है तरीका और फार्मूला जो पूछा गया था उसमें एग्जैक्ट बताया नहीं गया, लेकिन जो है जीडीपी निकालने का फार्मूला आप जान लीजिए। जीडीपी बराबर निजी खपत प्लस सरकारी निजी निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात जो है जीडीपी कहलाता है, यानी जीडीपी निकालने का यह सूत्र होता है। उसके बाद जीडीपी बराबर CI प्लस I प्लस GA जो है यह फार्मूला हो जाएगा। जब पूछा जाए जीडीपी बराबर कुल आय यानी कि वेतन लाभ आदि से प्लस कर प्लस मूल्यह्रास प्लस सकल परिचालन अधिशेष होता है। जीडीपी की गणना के लिए 3 दृष्टिकोण अपनाया जाता है, व्यय दृष्टिकोण विधि, आय दृष्टिकोण विधि और वर्धित मूल्य दृष्टिकोण विधि अपनाया जाता है। जीडीपी की गणना आमतौर पर देश की राष्ट्रीय जनसंख्या एजेंसी करती है। जीडीपी को मापने के लिए 1 साल की अवधि का इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी में राष्ट्रीय जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसका विनाश किया था? ये जो है जो तुर्क दल था 40 दल का जो है उसे जो समाप्त कर दिया था। बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान लौह नीति का प्रतिपादन किया और अपनी ताकत के माध्यम से मेवाती को कुचल डाला और साथ ही उसने अपने अधिकारियों को अनुशासित भी किया। उसने अपने सेना को पुनर्गठित किया और चहलगानी शक्ति को समाप्त कर दिया और उसके बाद जो है वो पूर्व काल से ही प्रमुख ताकतवर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? इससे जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता है, लेकिन इसी से प्रश्न मिलता जुलता आया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी एक सर्वदलीय सम्मेलन समिति ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। इस रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू सचिव के तौर पर थे। नेहरू रिपोर्ट को 21 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इस रिपोर्ट को भारत के लिए संवैधानिक सुधारों के कई प्रस्ताव रखे गए थे जो इस प्रकार दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था। इस रिपोर्ट में सरकार की संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया और इसमें विधानसभा में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों का प्रस्ताव भी रखा गया था। साथ ही वयस्क मताधिकार और महिलाओं को सम्मान अधिकार का प्रस्ताव रखा गया और इस रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया था। इस रिपोर्ट में मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की रक्षा का प्रस्ताव रखा गया था और इस रिपोर्ट में राज धर्म को अलग करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब चलिए इंग्लिश के आप लोगों को रिव्यू कर देते हैं कि इंग्लिश का कैसा प्रश्न आ रहा है। देखिए 2 सिनोनिम या 3 सिनोनिम आ रहा है जो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंटोनिम जो आ रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है और 2 एंटोनिम पूछा जा रहा है और 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया जो इजी प्रश्न है। इंग्लिश का प्रश्न जो है इजी टाइप के आ रहा है, मान के चलिए अब इजी टू मॉडरेट है। उसके बाद जो है इडियम फ्रेज 2 आ रहा है, उसके बाद 2 स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद 4 से 5 जो है एरर का क्वेश्चन आ रहा है और 3 जो है 3 से 4 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ रहा है और 5 जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है। यानी इंग्लिश का जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में क्वेश्चन जो है इजी आ रहा है। जो लोग इंग्लिश की तैयारी अच्छे से किए हों वो कई पढ़े होंगे और जो है ग्रामर की तैयारी की हो उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। तो आज सेकेंड शिफ्ट में कुछ प्रश्न कम रह गए। जिनका भी एग्जाम था वो चाहे तो प्रश्न को शेयर कर सकते हैं, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको डेली जो एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे और एकदम ऑथेंटिक मिलेंगे, कोई भी इसमें जो है छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई भी गलत आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप जाके सभी प्रश्न को मिला लीजिएगा, किसी भी एनालिसिस से आपको जो है ऑथेंटिक मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।